हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। एक बार फिर से आप सभी का राजनीति विज्ञान के इस क्लास में स्वागत है। आज का जो मेरा क्लास होगा वो यूजी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और यूजी सेमेस्टर 6 के कोर्स में जो पेपर 13 है, 13वां पेपर जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, राजनीतिक विचारधाराएं जो है, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है फासिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में फांसीवाद कहते हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग ये समझने के प्रयास करेंगे फांसीवाद क्या है, इसकी पृष्ठभूमि, इसका जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, फांसीवाद किन विचारों, किन सिद्धांतों पर आधारित है, इसके मूल तत्व क्या हैं, और इसके बाद इसकी विशेषताएं और आलोचना, और लास्ट में डिस्कस। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास को करेंगे। कोई भी समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न जरूर लिखेंगे। एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये थर्ड पेज जो है कोविड का शुरू हो चुका है और फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। और इसलिए फिर से मैं दोबारा इस सेकेंड फेज में स्टार्ट कर रही हूँ क्लासेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि सेकेंड फेज में तो मैं खुद ही इतनी बीमार हो गई थी, कोविड की शिकार हो चुकी थी, कि एक तरह से कहें तो दूसरा जीवन मुझे मिला है। और आई होप इस सेकेंड फेज में मैं स्वस्थ रहूं और आप सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं फिर से कुछ वीडियोस, कुछ क्लासेस जो यूजी पीजी के लिए हैं, मैं यूट्यूब पर डालने का प्रयास करूंगी लगातार, ताकि वैसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां क्लास के लिए नेटवर्क की सुविधाएं अभी तक उतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग भी यूट्यूब पर के माध्यम से अपनी क्लास को कर सकते हैं। और चूंकि ये 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर का सेमेस्टर होता है, तो इसके एग्जाम्स तो आपके होंगे ही होंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से सुने, पढ़ें, नोट्स बनाएं। कहीं कोई समस्या हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई और भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल स्पेशली यूजी और पीजी के सीबीसीएस पैटर्न है, उस पर बेसिस जो टॉपिक्स हैं उसी पर ये क्लासेस होते हैं। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फासिज्म या फासिस्ट विचारधारा जो थी, आइडियोलॉजी जो है, वो क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है के पश्चात, जो 1914 से लेकर 18 तक चला, इटली में एक जो विचारधारा उस समय प्रचलित थी, वो कौन सी विचारधारा थी? सर्वाधिकारवादी विचारधारा। और इसी विचारधारा को क्यों एक नए भिन्न रूप में जब सेकेंड वर्ल्ड वार के फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब देखा गया, तो उसे हम फांसीवाद के नाम से जानते हैं। और अगर सिंपली हम समझना चाहें तो ऐसा नहीं कि ये फासिज्म या फांसीवाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही हुआ, ये पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि जो है इटली में थी। और फासिस जो एक वर्ड है वो लैटिन शब्द जो है उससे बना हुआ है, और इसको फैसी FACIS फासिस शब्द जो है, इसका अर्थ होता है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ लैटिन भाषा में जाने तो लकड़ियों का बंधा हुआ एक गट्ठर, ठीक है, या बोझ। और इसको वहां पे राष्ट्रीय प्रतीक और अनुशासन के प्रतीक के रूप में और एकता और शक्ति के प्रतीक के रूप में इस सिंबल को जाना जाता था। और बाद में कालांतर में ये फासिस्ट शब्द जो है के आधार पर जिस विचारधारा का उदय हुआ, उसे ही हम लोग फांसीवाद के नाम से जानते हैं, फासिज्म के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1914 से लेकर 1918 तक चला। और इस दौरान जो वहाँ के कुछ संगठन जो वहाँ पे था, उस संगठन का एक सूचक के रूप में जो है ये फासिज्म विचारधारा इटली के हित के लिए यहाँ के लोग जो हैं एकजुट होकर लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए इस जो विचारधारा है उसके छाया में, छत्र में तैयार थे।
अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि, ये जो विचारधारा है, आखिर कोई भी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी तो पहले से भी थी, लेकिन फिर ये अचानक आइडियोलॉजी क्यों आई, ऐसी विचारधारा इटली में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसका उद्भव काफ़ी तेजी से हुआ। तो क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजन्स क्या थे, कारण क्या थे? तो इटली ने प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, पहले वह धुरी राष्ट्रों में के साथ था, लेकिन जब युद्ध हुआ तो वह जो है जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के साथ लड़ा था, मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ा था। और मित्र इसके कारण हुई क्षति पूर्ति के एवज में लंदन में एक गुप्त संधि हुई थी, और उस संधि में इंग्लैंड के द्वारा इटली को धन और प्रदेश और बहुत सारी चीज़ें, युद्ध में जो हार गया था उसको भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है भी लौटाने की बात जो है की गई थी। परंतु विजय के पश्चात इंग्लैंड ने वादा पूरा नहीं किया, और इससे इटली में भारी जो है असंतोष पैदा हो गया। और इस तरह से अगर हम देखें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा करें, तो इटली ने अपने आप को अनसेटिस्फाइड नेशन, असंतृप्त, अतृप्त राष्ट्र जिसको कहते हैं, ठीक है, अतृप्त राष्ट्र के रूप में खुद को घोषित कर दिया, क्योंकि उसने उसका साथ छोड़कर इसका साथ दिया था गुप्त संधि करके। और उस संधि में ये कहा गया था कि ये जीते हुए प्रदेश, धन, ये सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। लेकिन जब युद्ध जीत गया ब्रिटेन, फिर भी उसकी वो संधि के मुताबिक उसको देना, बट उसने नहीं दिया। और नहीं देने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर, उस इटली में अंदर ही अंदर असंतोष जो है वो फैलता गया, और इसके वजह से एक नई विचारधारा जो है, जो पहले से भी वहाँ जन्म ले रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मुसोलिनी तो पहले से ही था वहाँ, और इसको और ज्यादा प्रबल बल मिला, और ये जो है पनपना स्टार्ट कर दिया, अवसर मिल गया। और इस तरह से फांसियों की स्थापना मुसोलिनी जो थे, वहाँ के जो लीडर थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, मुसोलिनी, और उसने उसके नेतृत्व में 1915 में मिलान में की गई थी। ठीक है, मिलान जगह का नाम है, वहाँ की गई थी। और 1919 में साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका फिर से पुनर्गठन किया गया था। और युद्धों उपरांत गंभीर जो आर्थिक संकट थे, आर्थिक स्थिति थी, उत्पादन में गिरावट थी, क्योंकि कोई भी देश जब युद्ध कर रहा है और वो भी वर्ल्ड लेवल पे कर रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें काफ़ी क्षति हुई थी। तो वो ऐसे लेवल पे जब युद्ध कोई देश किया है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ हो जाते थे। और ऐसी ही स्थिति से जूझ रहा था इटली, क्योंकि उसे तो लोभन दिया गया था कि धन ये सब दिया जाएगा, बट मिला नहीं, जिसके कारण उसके वहाँ और भी संकट गंभीर हो चुका था। और उत्पादन में भी गिरावट थी, अनुशासनहीनता चारों तरफ देखने को में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही थी, और लोकतांत्रिक सरकार की असफलता जैसी परिस्थितियों ने मार्च 1919 में मुसोलिनी जो था वहाँ का शासन विचारक ने अपनी एक पार्टी की स्थापना की, और के सिद्धांतों को फासिज्म, उसने जो स्थापना की, सिद्धांतों को उनके इन्हीं सिद्धांतों वाद के नाम से जाना जाता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों विश्व युद्धों के बीच में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में, यानी कि 1919 से लेकर 1939 में, 39 के दौरान इटली में इटली के लोकप्रिय नेता जिसका नाम बेनितो मुसोलिनी, जो जिसका जन्म 1883 में 83 में हुआ था और 45 तक यह जीवित रहा, ने अपने लोकतंत्र विरोधी, एंटी डेमोक्रेटिक जो उसका विचार था, और साम्यवादी विरोधी, कम्युनिस्ट, एंटी कम्युनिस्ट विरोधी, और जो है उग्र राष्ट्रवादी जो उसका एक्सट्रीमिस्ट जो विचार था, नेशनलिज्म का, नेशनलिस्ट का, तो इन कार्यक्रमों को एक वैधता प्रदान की करने के लिए एक सिद्धांत बनाया, और उसी सिद्धांत को हम लोग जो है फासिज्म के नाम से या फांसीवाद के नाम से जानते हैं, या इसी को फांसीवाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब है कि फासिस्ट जो पार्टी थी उसकी काफ़ी शक्ति बढ़ने लगी, वो बन तो गई, लोकप्रियता बढ़ने लगी, प्रभाव बढ़ने लगा, और इस तरह से जो इटली के उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, निग्रोलिती उस समय थे, और उनको त्यागपत्र देना पड़ा, और पूरे मंत्रिमंडल पे इसने अपना शासन किया,
और 17 अक्टूबर 1922 को उन्होंने त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र दिया क्या, उनको विवश कर दिया मुसोलिनी ने, और वह जो है शासन जो है गद्दी पर बैठ गया, आ गया, पद उसने संभाल लिया। और उसके बाद से ये पूरी तरह से जो ये विचारधारा थी पूरे इटली में, उसने बड़े जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया। अब हम देखते हैं कि फाशीवादी जो विचारधारा है इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें मूल तत्व क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, अभी हाल तुरंत बताया, कि फाशीवाद जो है उसका मूल मंत्र क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सक्रियता और जीवन, इसका जो जीवन है शक्ति था। मतलब राष्ट्रीय सक्रियता और जीवन शक्ति, ये इसका मूल मंत्र है, जो आपका फासिस्ट जो विचारधारा है उसका। और इसमें जो है व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, समाजवाद, उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र का विरोध किया, और मुख्य रूप से इसने साम्यवाद का पर बहुत जोर से प्रहार किया। मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभावित किया, मतलब इसी पर प्रहार किया, सॉरी, तो वो जो था वो साम्यवाद कम्युनिस्ट विचारधारा है, क्योंकि उस समय अभी कम्युनिस्ट विचारधारा भी काफ़ी मतलब अपने चरम पे थी, और जिसका उसका जो विचारधारा का जो मेन जो आधार था वो क्या था, क्लास कन्फ्लिक्ट, मतलब वर्ग संघर्ष था, और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक वाद की जो की विचारधारा जो कम्युनिस्ट विचारधारा के अंतर्गत थी, इस पर इसने पुरजोर जो है प्रहार किया है। तो ये इसके जो हैं मूल तत्व हैं। अब आते हैं इसके इनका जो सिद्धांत है, उन किन पर आधारित है, किन विचारों इस जो ये फासीवाद जो है उन किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो अगर हम इसको देखें, इसको पढ़ें, तो अगर हम लोग जब इस विचारधारा को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो सिद्धांत हमें देखने को मिलता है वो है डार्विनवाद का सिद्धांत, डार्विनवाद का, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का विचार। यह जो थे, ये सिद्धांत जो है सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है, और इसमें चार्ल्स डार्विन जो 1809 से लेकर 1882 तक थे, जब एक जीव वैज्ञानिक थे, और उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस और योग्यतम की विजय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये 2 जो कॉन्सेप्ट है इस पर जो है आधारित है, और उसको सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी इन्होंने लागू किया है। और इसके प्रवर्तक जो हैं वॉल्टेयर हैं और वेजहार्ट हैं, जो 1826 से लेकर 77 तक थे, और लुडविक और गुप्लोविच जो विचारक हैं, ये लोग भी इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें यह माना जाता है कि समस्त जीवन या प्रगति का आधार जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष है। जो पूरी जिंदगी, पूरी प्रगति, जीवन का जो पूरा चक्र है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चलता रहता है, और इसमें अयोग्यतम जो तत्व होते हैं उनका नाश हो जाता है, और जो योग्यतम तत्व होते हैं वही लास्टली फाइनली जीवित रहते हैं। और मुसोलिनी पर जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का भी बहुत प्रभाव पड़ा था, और उन्होंने वह भी यह मानते थे कि जीवन केवल अस्तित्व का संघर्ष नहीं बल्कि प्रभुत्व और शक्ति का भी संघर्ष है। और इस तरह से नीत्शे की तरह मुसोलिनी की दृष्टि में भी मानव मनोविज्ञान का आधार तत्व जीवन की इच्छा या उसकी जो है विविशिका, उसकी जिजीविशिका जो है होती है, जैसे विल टू लाइव ही नहीं बल्कि उसकी शक्ति, इच्छा या विजय, इच्छा या विल ऑफ पावर जो है भी होता है। और इस तरह से मुसोलिनी का यह मत है कि विजय की इच्छा केवल व्यक्तियों के मन में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि राज्य के लिए भी वह प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए। दूसरा जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो है आपका तर्क बुद्धि का बुद्धि विरोधी या प्रति प्रज्ञावाद का सिद्धांत। ठीक है, तर्क बुद्धि विरोध या प्रति प्रज्ञावाद का सिद्धांत। इसमें क्या है कि मुसोलिनी यह मानते हैं कि जो आस्था जो है वो पर्वतों को हिला देती है ना, हमें पत्थर को भी हम पूछने लगते हैं।
तो तर्क बुद्धि में ऐसी क्षमता नहीं है। और मुसोलिनी का कहना था कि जनता अधिनायक से श्रेय करती है, शर्त यह है कि वह उसे उससे डरती हो। अतः उसने जो है दार्शनिक निकोलस मैकियावेली की तरह भय बिनु होए न पीत, एक उन्होंने कहा था स्टेटमेंट, के सिद्धांत पर विश्वास करता है। यानी कि जनता में भय कायम करके ही हम शासन कर सकते हैं के सिद्धांत पर ये करता है। और तर्क और बुद्धि विरोध को अपनाने में फासिज्म ने जो है साम्यवादी जो विचारक थे वॉल्फ्रेड पेरेटो और इनके भी विचारों से प्रेरणा ली है। तर्क बुद्धि का विरोधी मतलब ये है कि मुसोलिनी यह मानता था कि जो तर्क और बुद्धि जो है वो हर व्यक्ति में नहीं होती है, कि ये हर बुद्धि में व्यक्ति में इसलिए नहीं होती है क्योंकि दुनिया पर शासन सभी व्यक्ति नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं। तो जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, जो लोग तर्कशील होते हैं, जो लोग ज्ञानी होते हैं, जिनमें ये क्षमता होती है, वही पूरी दुनिया या विश्व पर शासन कर सकते हैं। इसलिए वह तर्क और बुद्धि का जो है वो विरोध करता है और बताता है कि तर्क और ये कहा जाता है कि तर्क और बुद्धि का वह विरोधी था। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत पर आधारित है यह विचारधारा, वो है परंपरावादी विचारधारा, ट्रेडिशनलिज्म जो है, ट्रेडिशनलिज्म जो थ्योरी है उस पर। और इसमें क्या कहा जाता है कि परंपरा और परंपरावाद की दुहाई देकर फासिज्म ने उन लोगों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उसने परंपरावाद के उस पक्ष को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जिसे मेजनी और जो उस समय के विचारक सरीके राष्ट्रवादी विचारक ने उस समय प्रस्तुत किए थे। और फिर से स्टार्टिंग दौर में जब मुसोलिनी था तो वो ज़्यादा परंपराओं पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एहसास किया कि परंपराओं को छोड़कर हम नहीं कर सकते और दोबारा से हमें इटली की उस परंपराओं को फिर से लाना होगा और फिर से उसको जागृत करके इटली को उसका गौरव सम्मान वापस लाना होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर फासिज्म जो है आधारित है वो है आदर्शवाद। और आदर्शवाद फासिस्टों की दृष्टि में मनुष्य के अस्तित्व का आधार उसका कर्तव्य होता है और अधिकार नहीं। उसका मुख्य कर्तव्य समुदाय और राष्ट्र की सेवा करना है और उसे अपने समाज और राष्ट्र के हित में अपने जीवन, स्वतंत्रता, सुख और साधना सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए और उसे अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। ये आइडियलिस्टिक विचारधारा जो है, आइडियलिज्म का जो है, इसका फासिस्टों का ये आइडियलिज्म है। तो इस तरह से देखिए तो ये चार मुख्य रूप से सिद्धांतों पर आधारित है। अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं फाशीवाद की विशेषताओं पर। तो जो हमने सिद्धांत देखा, इसके उदय के कारण देखें तो उससे हमें कुछ विशेषताएं समझ में आती हैं। और पहला विशेषता जो है, यह सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय एक नेता के तानाशाही में विश्वास करता है। तीसरा, कॉर्पोरेट जो है राज्य का यह हिमायती है। चौथा, मिश्रित अवस्था के पोषक हैं ये। और व्यक्तिवादी नेक्स्ट जो है व्यक्तिवादी का विरोधी है। और नेक्स्ट, हिंसा, शक्ति और साम्राज्यवाद में विश्वास रखता है। नेक्स्ट जो है वो है कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों का ये विरोधी है। और लास्ट, यह अंतर्राष्ट्रीयतावाद का भी विरोधी है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके, ठीक है। इसको डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग अलग फीचर्स को देखेंगे। अभी मैं इसको ब्रीफली मैं एक इसका ये कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब आते हैं इसकी आलोचनाओं पर। तो इसकी सबसे पहली जो आलोचना की गई है कि इसने में राज्य को साध्य मान लिया गया है, जो सही नहीं है। दूसरी जो इसमें इसकी आलोचना की गई है कि इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सामाजिक न्याय आदि की उपेक्षा की गई है, भी सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कर्तव्य की बात करता है, व्यक्तियों को फ्रीडम देने की बात नहीं करता है, राज्य को साध्य मान लेता है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो आलोचना की गई है कि वह वैश्विक शांति का जो है प्रबलतम शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि ये तो हिंसा में विश्वास करता है, क्योंकि ये तो विस्तारवाद, साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। तो ऐसे में तो विश्व में शांति होगी ही नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो यह वैश्विक शांति में भी विश्वास करता है। और यह जो है एक शासन का निकृष्ट रूप में है, क्योंकि इसमें हिंसा, घृणा
चीज या क्रूरता, ये सब चीजें हैं जो सही नहीं है। नेक्स्ट जो है, इसमें फांसीवादी विचारधारा में कला, साहित्य, शिक्षा, ये सब इसकी उन्नति के लिए बाधक हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पावर, शक्ति और पावर की बात करता है। शिक्षा, साहित्य, कला भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिससे भी व्यक्ति जो है अपना मान सम्मान, गौरव प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह इसको जो है वो ज्यादा इसमें वैल्यू नहीं देता है। अब आते हैं इसके महत्व की चर्चा करते हैं कि फासिज्म जो है इसका महत्व क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने विशेषताओं को देखा, आलोचना को देखा, तो इतनी सारी विचारधाराएं, फांसीवादी विचारधाराएं चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, उनका महत्व कम जो है उस समय के लिए कम नहीं था। क्यों नहीं कम था? क्योंकि उन परिस्थितियों में वह जरूरी था। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो खराब वातावरण था उसमें राष्ट्रीय एकता को, एक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का इसने काम किया, इटली को एकजुट करने का काम किया, इसका महत्वपूर्ण काम था। और मुसोलिनी ने अपने शासन के कुछ ही वर्षों में इटली को जो उसका खोया हुआ गौरव है उसको वापस फिर उसके चरम पे ले गया। तो ये इसकी बहुत बड़ी, भले ही रास्ता उसका गलत था, लेकिन उसने ये सब चीजें इटली के लोगों को वापस दी। दूसरा चीज है कि फासिज्म एक दल में विश्वास करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, दल विरोधी है, विपक्ष को बिल्कुल सहन नहीं करता है, और इसमें सत्तारूढ़ दल के विरोधी को देश का दुश्मन या देशद्रोही माना जाता है। और फासिज्म जो है अंतर्राष्ट्रीयतावाद को भी में भी बिलीव नहीं करता है, क्योंकि यह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वशक्तिशाली राज्य मानता है। वो आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो इसमें हम सभी आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, समन्वय होगा, कोऑपरेट करेंगे, ये सब चीजें वहाँ पे उस समय नहीं थी। और फासिज्म में व्यक्ति के महत्व की बात जो है अवश्य की गई है, परंतु राज्य को व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का एक माध्यम मात्र जो है मानकर उसने राज्य को साध्य बना दिया है और व्यक्ति को साधन बनाया है। और इस तरह से देखें तो फासिज्म के अधीन इटली ने अनेक उपलब्धियां हासिल की थी। जैसे कि इटली में केवल जो है, भले ही इटली में राज्य आतंकवाद का बोलबाला रहा हो, परंतु फिर भी इसकी छत्र छाया में इटली वासियों को कुशल एक प्रशासक मिला, आंतरिक शांति मिली, सुरक्षा प्राप्त हुई, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय वित्त में उन्नति हुई, और औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, प्राकृतिक साधनों का फिर से अधिक उपयोग होने लगा, विकास होने लगा। उसकी इटली की गौरव जो है, संचार के साधन जो हैं, वो सारे साधनों को उन्नत उसने कराया, सड़कें, पुल, नालियां, ये सब जितनी भी चीजें थी उनको बनाया। और उन्होंने एक जो मित्र राष्ट्र था, मतलब मरा हुआ जो एक राष्ट्र था, उसको नया जीवन देकर एकता के सूत्र में बांध दिया। और भले ही अन्य देशों के, और इस तरह से उसने जो है, मुसोलिनी ने अपने अन्य देशों के राज्यों के सामने नजरों में अपने देश का गौरव मान फिर से वापस किया, जो प्राचीन समय में हुआ करता था। तो इस तरह से देखें तो इसका काफी महत्व रहा है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर, और इस तरह से सारी चीजों को पढ़ने समझने के बाद निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि फासिज्म जो है वो उसका मेन कॉन्सेप्ट जो है अवसरवादिता के सिद्धांत पर आधारित था। क्योंकि जैसे ही संधि हुई और संधि के बाद इसको अपने क्षेत्र वापस धन दौलत देने की बात हुई, तो उसने जर्मनी को छोड़कर इसके साथ आकर युद्ध करने लगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो है अवसरवादिता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, इटली में जो मुसोलिनी ने किया, ठीक उसी टाइम में हिटलर ने नाजीवादी विचारधारा का विकास किया। बस अंतर इतना था कि वो प्रतिक्रियावादी था और ये अवसरवादी था। और इस तरह से भले ही फासिज्म की विचारधारा को अपनाकर इटली में तत्कालीन स्थिति को अपनाकर इटली में सुधार हुई, पर उस समय वो जरूरी भी था सुधार करना, लेकिन इसके द्वारा बल प्रयोग, हिंसा को अपनाया गया, जो सही नहीं था। इनके द्वारा देशभक्ति की भावना को जगाई गई, उसको देश भावना को जगाया गया, और उसका असीम जो है दुरुपयोग किया गया लोगों के इसका। और इसमें बड़ी चालाकी से अल्पमत के शासन को तर्क संगत ठहराया
और फासिज्म का एक दूसरा पक्ष ये भी था, एक दूसरा जो घिनौना और क्रूर पक्ष यह भी था कि जो पूरे पूरा देश उसको जानता है कि उसने किस तरह से वहाँ के लोगों को के मन में देश राष्ट्र तो भरा, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी सारी उपलब्धियों को गौण कर देती हैं, क्योंकि युद्ध और घृणा द्वेष से किसी राष्ट्र का विकास बहुत दिनों तक संभव नहीं होता है। भले ही क्षणिक उसको लाभ मिल जाए, लेकिन वह अस्थायी रूप से नहीं रह सकता है। और आज के आधुनिक युग में तो ये विचारधारा बिल्कुल ही नहीं चल सकती, जहां हम लोग विकास की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं। तो उस कंटेस्ट में अगर देखा जाए, और आज आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र पूरे विश्व पर छाया हुआ है, और जो भी ये सारी विचारधाराएं हैं धीरे धीरे, देखिए कोई विचारधारा टोटली तो खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ अंशों में कहीं ना कहीं वह जीवित रहती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बस यह इटली तक सिमटकर जो है वो रह गया। तो ये था एक ब्रीफ में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि फासिज्म क्या है, उसका उदय क्या हुआ, कैसे हुआ, विकास क्या हुआ, उसके मूल तत्व क्या है, इसके विशेषताएं क्या हैं, उसकी आलोचनाएं क्या हैं, महत्व क्या है, और इसका निष्कर्ष क्या है। तो जिस तरह से एक क्वेश्चन उसका आंसर्स हम लिखते हैं, ठीक उसी तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर इसके बाद भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न जरूर रखें, और हम लोग उसको आपको सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप अपना नोट्स जो है वो बना लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।